हमारे साथ एक और दर्शक हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगी या मोदी जी फिर से वापस प्रधानमंत्री बनेंगे? 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने या फिर इंडिया गठबंधन जीते और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, इन दोनों के बनने से कोई देश हित में कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने कांग्रेस को, महागठबंधन को 70 साल से देखते आ रहे हम, और 10 साल से मोदी जी को भी देख लिया। देश हित में कोई काम नहीं हुआ। और मोदी जी जितनी भी बात बोले थे कि 2022 तक जो है ये काम हो जाएगा, उनकी सारी बातें जो है कहीं ना कहीं हम लोग को जुमला नज़र आया। आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था 2022 तक जो है बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, बुलेट ट्रेन नहीं चली। 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा, पक्का घर होगा, वो पक्का घर नहीं हुआ। 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। 2022 तक जो है हमारा अर्थव्यवस्था, हमारा जो है इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। तो आप जानते ही हैं कि मतलब क्या दशा है और क्या सूरत हाल है हमारे देश की और हमारे मुल्क की। तो इससे जो है, चाहे वो गठबंधन की सरकार आए या फिर ये मोदी की सरकार आए, यानी दुकानदार की सरकार आए या फिर मोहब्बत की जो दुकान चला रहे चौकीदार की सरकार आए या दुकानदार की सरकार आए, कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो चाहता हूँ कि इन दोनों को साइड हटाकर कोई तीसरा विकल्प, कोई तीसरा जो है ऑप्शन चुना जाए। अगर आपको क्या लगता है तीसरा विकल्प क्या होगा? तीसरा विकल्प भी है, अगर आम आदमी चाहे, क्योंकि भाई लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी चीज़ पॉसिबल है। तीसरा विकल्प है हमारे पास। अगर यहाँ की जनता एक्सेप्ट करती है और यहाँ के लोग मानते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि देश का कल्याण हो सकता है और हमारा देश भी कहीं ना कहीं विश्व गुरु कहला सकता है और सुपर पावर कहला सकता है। तो तीसरा विकल्प का आप कोई नाम बताइए, कोई ऐसा नेता जो आपको लगता है तीसरा विकल्प बन सकता है मोदी जी और इंडिया गठबंधन के अलावा। जैसे तीसरा विकल्प में जब इस देश को बैरिस्टर ने संभाला, तो ये देश जो है कहना कि सोने का चिड़िया कहलाया। देखिए, इससे पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाला, तो कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे थे, तो अच्छे से देश को संभाल कर ले गए। डॉक्टर नेहरू ने संभाला, यानी बैरिस्टर नेहरू ने संभाला, तो अच्छे से देश को संभाला। उसी तरह मैं भी सोचता हूँ कि इस ज़माने में भी एक बैरिस्टर है, अगर उनके हाथ में कहीं आप ओवैसी साहब का नाम तो नहीं लेना चाहते? हाँ, तो आपने सही पकड़ा है, ओवैसी साहब ही का मैं नाम ले रहा हूँ। अगर उनको बनाया जाए तो हमारा देश जो है फिर से सुपर पावर बन सकता है। ओवैसी साहब, लोग तो कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, आप इस पर क्या कह सकते हैं? आज तक लोग तो भाई तोहमत और जो है कहीं ना कहीं लांछन तरह तरह के लोगों पर लगाए, जो हमारे इतिहास के धरोधर माने जाते हैं, हमारे इतिहास के बड़े बुजुर्ग माने जाते हैं, उन पर भी तोहमत लगा है। तोहमत का लगना कोई बड़ी बात नहीं, उसका सिद्ध हो जाना बड़ी बात है। उन पर तोहमत लगा है कि वो बीजेपी के एजेंट है। और किसने ये तोहमत लगाया है? खुद जो बीजेपी के एजेंट है, नीतीश कुमार ने ये तोहमत लगाया। नीतीश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, वो तो खुद बीजेपी के लिए काम करते हैं। और कहना कि केजरीवाल ने ये तोहमत लगाया, तो केजरीवाल जो है खुद जो है, केजरीवाल आज सीएम जो है वो बीजेपी के बलबूते पर, बीजेपी ने उनको पैसा देकर खड़ा करवाया ताकि कांग्रेस कमजोर हो, तो वो खुद तो बीजेपी के एजेंट है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो बीजेपी के एजेंट कहते हैं। वो बैरिस्टर जो लंदन से लॉ की पढ़ाई करके आए हैं, वो बैरिस्टर जो देश के हर वर्ग को एक नज़र से देखते हैं। और आरजेडी तो कहती है कि वो एमवाई समीकरण पे चलती है, तो उनका क्या होगा? आरजेडी एमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण, वाह भाई वाह। यादव का परसेंटेज बिहार में जो है 12%, 14%, और उनके पास मंत्रालय कितना है? 12 मंत्रालय है। और मुसलमानों की आबादी बिहार में 19 से 18%, और उनके पास मंत्रालय कितना है? 5। तो वो क्या कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई भागीदारी हम लोग की 19% और 20% की है, और हम लोग को मंत्रालय 5 दिया जा रहा है। उन लोग की भागीदारी 14% की है, और उन लोग खुद जो है 12 मंत्रालय अपने पास रख रहे हैं, मिनिस्ट्री अपने पास रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग उनके पास
पास, ये खाद्य विभाग उनके पास, जो है गृह मंत्रालय उनके पास, सारी चीज़ें उनके पास। तो मुसलमानों के लिए उन्होंने रखा क्या? वह MY समीकरण की बात करते हैं। शाह परिवार के साथ उन्होंने क्या किया? जब तक शाह परिवार थे तो उनको जो है कहीं ना कहीं कार्यकारिणी अध्यक्ष में रखा गया, यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उनको रखा गया शहाबुद्दीन जी को। जैसे ही वो देहांत करते हैं, इंतकाल करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि उनकी वाइफ को जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर से निकाल दिया जाता है। अब RJD में उनको कोई पद ही नहीं है। तो बताइए वो MY समीकरण की बात कैसे करते हैं? कोई मुस्लिमों के लिए और अल्पसंख्यक के हितों के लिए बात नहीं करता है। सब जो है अल्पसंख्यकों के वोटों पे सिंध डालना चाहता है, डाका डालना चाहता है। अल्पसंख्यकों के हितों की बात, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात कोई नहीं करता है, ये मेरा मानना है। पिछले चुनाव में ओवैसी साहब के जो विधायक जीत कर आए थे वो तो RJD में चले गए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए RJD में चले गए, मालूम? ये तो आपने मेरा रास्ता और साफ कर दिया। वो MY समीकरण की बात करते हैं और मुस्लिमों के यहाँ डाका डालते हैं। अगर वो MY समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम और यादव की बात करते, तो वो मुसलमानों के यहाँ डाका नहीं डालते। वो किसी बड़ी पार्टी BJP के यहाँ डाका डालते या फिर कांग्रेस के यहाँ डाका डालते। ये एक मुस्लिम पार्टी जो अल्पसंख्यकों की बात करती है, वो पार्टी, उस पार्टी से अगर कोई क़यादत उभर के आई, कोई अगर नेतृत्व और कोई अगर नेतृत्व सामने आया, तो उस नेतृत्व को तोड़ने का काम RJD ने किया। मुसलमानों के क़यादत को उसने तोड़ा है, मुसलमानों के एकता को तोड़ा है, सिर्फ 4 विधायक को नहीं तोड़ा है। ये थे हमारे साथ कुछ दर्शक, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।